अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो कोर्स है फिजिकल केमिस्ट्री वन फिफ्थ सेमेस्टर के हवाले से, उसमें हमने जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स, वो तकरीबन हम क्लासरूम लेक्चर्स में उसको मुकम्मल कर चुके थे। और साथ में हम जो नया चैप्टर थे केमिकल थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हमने डिस्कस की थी। और साथ में हमने जो है रिवर्सिबिलिटी को डिस्कस किया, मैक्सिमम वर्क को डिस्कस किया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में, और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस भी हमने डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा, इट इज़ अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसके हवाले से जो है हम ये लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, दे रिटन बाय PS भाल एंड अरुण भाल, इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बुक मैं आपको ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ सॉफ्ट फॉर्म में, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेमेस्टर में। तो मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप गौर फरमाएं। ये जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करने से पहले जो चीज़ है वो आपको कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में लेके जाते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है ये क्या है। पहले हम कुछ टर्म्स जो है वो डिफाइन करेंगे। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको कुछ नेट इश्यूज़ की वजह से हम दोबारा जो है शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप गौर फरमाएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, इज अबाउट द लॉ, इट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच स्टेट्स दैट एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। और टोटल एनर्जी यू हैव द सिस्टम एंड यूनिवर्स, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग्स की टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। दैट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग्स। ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर चेंज के ऊपर जब आप ये लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये लॉ आपको किस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इंटरनल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ये आप ऑलरेडी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप इसकी एप्लीकेशंस जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ साथ आप वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये नहीं बताता कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस है या जो पर्टिकुलर चेंज है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर चेंज हकीकत में होती भी है या नहीं होती, और अगर होती है तो किस डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या इसके लिए एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत पड़ेगी, या इसको करने के लिए बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ जो है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से नहीं पता चलती। इसके लिए आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ जो है कुछ टर्म्स जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज वो डिस्कस करेंगे। पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि it occurs, it proceeds of its own accord without any outside assistance or without any outside interference. वो प्रोसेस जो अपने ही तर्ज पे या अपने ही बलबूते पर होता है और इसको बैरूनी किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जीज होती हैं वो नेचुरल फिनोमेना से या नेचुरल तरीके से प्रोवाइड होती है। इनको बैरूनी किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जब पानी ऊपर से नीचे बहता है
That is when water flows from high level to low level, that is the spontaneous process. उसको किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब पानी को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द प्रोसेस. दैट इज द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो रिवर्स होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसको एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको करने के लिए बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत पड़ती है. और ये याद रखें कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं, और किसी भी प्रोसेस की जो ये टेंडेंसी है कि वो नेचुरली हो, इट अकर्स नेचुरली, उस टेंडेंसिटी को हम उसकी स्पॉन्टेनिटी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हवाले से कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं. वो एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की. आप देख सकते हैं आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स बताई गई हैं. क्लिफ जंपिंग, कि पहाड़ के ऊपर से जंप लगाना जो है या पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो हम जो है जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से हम देखते हैं, वहीं से डिस्कस करते हैं कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, ये रिवर्स है क्लिफ जंपिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग का, जिसके लिए वर्क की ज़रूरत पड़ती है, काम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इसी तरीके से हीट फ्लो, दैट इज flow of heat from hot body to cold body, is a spontaneous process, but the reverse, that is the flow of heat from cold body to hot body, requires external intervention or external work. Work has to be done in order to flow the heat from cold body to hot body. जैसे रेफ्रिजरेटर जो पंप होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है वो इस अमल पे, इस तरीके कार पे, इस प्रिंसिपल पे अमल करता है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. गैस फ्लो, फॉर एग्जांपल अगर आप दो वेसल्स को जो है कनेक्ट कर दें, जैसे कि ये आपको नीचे बताया गया है नीचे डायग्रामेटिकली, कि अगर दो वेसल्स को आप कनेक्ट कर दें और एक वेसल जो है इवैक्यूएटेड है और एक वेसल जो है इज फिल्ड विद गैस, तो जो गैस है विल फ्लो फ्रॉम द vessel that is filled with gas to the evacuated vessel until the pressures of the two vessels become equal. और ये तब तक होता रहता है, फ्लो ऑफ गैस जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस जो है वो तब तक होती रहती है जब तक दोनों वेसल्स में प्रेशर जो है वो बराबर नहीं हो जाता. और मतलब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है कि आप गैस को कंप्रेस करें या गैस को, मतलब in order the reverse of this process, that is to compress the gas into the original vessel, उस ओरिजिनल वेसल में गैस को कंप्रेस करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा. दैट इज द रिवर्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज नॉन स्पॉन्टेनियस. मज़ीद जो है इसका जो ताल्लुक है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, वो हमारे पास जो है क्राइटेरिया देखते हैं कि किस तरीके से आप स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया या क्या क्या कंडीशंस जो है वो ज़रूरी हैं, या क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. याद रखें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये वन डायरेक्शन में जाता है, और उसकी जो रिवर्स होता है इट इज़ ऑलवेज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच विल रिक्वायर वर्क. ठीक है. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता. याद रखें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, और ये फास्ट भी हो सकता है, रैपिडली भी हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है. और जब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लेता है, मतलब स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है दूसरे अल्फाज में, तो उस केस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डज नॉट अकर. Any spontaneous change will not occur if the system has attained the state of equilibrium. और अगर आप उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से उसको डिस्टर्ब करते हैं, कि उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिसरप्ट करते हैं, तो उसको आप उस सिस्टम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दैट सिस्टम. और ये याद रखें कि जब एक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लेता है तो फिर वो स्पॉन्टेनियस, उसमें कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं आती. ठीक है. और अगर एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो उस केस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इनएविटेबल होता है. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन नहीं करता. अगर उसने गेन नहीं किया होता, और जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लेता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल नॉट अकर, इट विल नॉट अकर फर्दर जो है वो नहीं होगा. और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है इट इज अकम्पैनिड बाय डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी. जब एंथैल्पी डिक्रीज हो या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. इट मीन्स दैट all the exothermic reactions or all the exothermic processes, those processes in which the enthalpy of the system will decrease are spontaneous processes. लेकिन
यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है और एवापोरेशन ऑफ वाटर बोथ आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस येट दे आर स्पॉन्टेनियस। मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि जब बर्फ पिघलती है या पानी बुखारात की शक्ल में उड़ता है तो ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब ये कि एंथैल्पी जो है इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया, इट इज़ नॉट द फैक्टर टू इन्वेस्टिगेट और टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सिस्टम, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करना या उसको चेक करने के लिए डेल्टा एच जो होता है या एंथैल्पी या डेल्टा ए इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इट दीज आर नॉट इनफ। तो मतलब ये कोई ऐसी टर्म है, कोई दूसरी ऐसी टर्म है, कोई ऐसी दूसरी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से हम किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को जो है उसकी टेंडेंसिटी जो है उसकी जो स्पॉन्टेनिटी की टेंडेंसी है उसको डिस्कस कर सकते हैं या उसकी टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं। वो टर्म जो है उसको एंट्रोपी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और एंट्रोपी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंट्रोपी जो है, याद रखिए कि पहले बहुत से साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन बाद में जब ये चीज़ पता चली कि मेल्टिंग ऑफ आइस चूँकि ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑपरेशन ऑफ वाटर चूँकि ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये दोनों एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस जो ऐसे भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे कि बर्फ़ पिघलती है, पिघलना जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, और पानी का बुखारात में कन्वर्ट होना ये भी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों स्पॉन्टेनियस है। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस कर सकते हैं या स्पॉन्टेनिटी को उसकी जो है आप उसको स्पॉन्टेनिटी को उसकी जो मेजरमेंट आप कर सकते हैं उस फैक्टर से, उस फैक्टर को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है, और उसको एस से डोनेट करते हैं, और डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। स्पॉन्टेनिटी और रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि आप जब एग्जामिनेशन करें इस प्रोसेस का कि जब आइस पिघलती है पानी में और पानी बुखारात में कन्वर्ट होता है तो रैंडमनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि आइस जो है रिप्रेजेंट्स ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर अरेंज इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में अरेंज होते हैं in a very organized manner. But when the ice melts, जब बर्फ पिघलती है तो लिक्विड वाटर जो है उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें डिसऑर्डरनेस पैदा होता है, उसमें रैंडमनेस पैदा होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम हो जाते हैं, उनकी तरतीब जो है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है या उनमें बेतरतीबी पैदा हो जाती है और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही लिक्विड जो है वाटर वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो मॉलिक्यूल्स जो है दे एंजॉय मोर एंड मोर फ्रीडम। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें फ्रीडम जो है और भी ज़्यादा हो जाता है, दे रोम अबाउट थ्रू आउट द होल एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं उसमें मुकम्मल तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हरकत कर सकते हैं। इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होती है जब मजीद इंक्रीज होती है जब वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये कि क्योंकि स्पॉन्टेनिटी का ताल्लुक जो है वो रैंडमनेस के साथ है। ये दोनों प्रोसेसेस रैंडम है, रैंडमनेस इनमें इंक्रीज हो रही है, और दोनों प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस भी हैं, दैट इज दी melting of ice into water and the conversion of water into vapors. Both are spontaneous processes. In both the processes, the randomness increasing or the disorganization is increasing. It means that there is a relationship between spontaneity and randomness. ठीक है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, वो जो है उसकी यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, वो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि याद रखें कि जब रैंडमनेस बढ़ती है तो उससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट लीड्स टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि याद रखिए कोई भी चेंज जिसकी वजह से रैंडमनेस इंक्रीज हो, इट इज़ मोर लाइकली टू अकर देन द वन दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑर्डर। वो चेंज जिसकी वजह से या जो डिसऑर्डरनेस का बायस बने, वो उसके होने के चांसेस ज़्यादा है बनस्बत उस चेंज की जिसकी वजह से कोई चीज़ में ऑर्डर आए। ऑर्डर मीन्स उसमें तरतीब पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, लेट अस सपोज आपके पास कार्ड है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, जिनको एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्या किया गया, अरेंज किया गया। आप देख सकते हैं ये नीचे आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, और ये दिखा रहे हैं कि इनिशियली इनकी जो सीक्वेंस है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, कि वो हाई ऑर्डर में है, मुकम्मल तौर पर ये ऑर्डर में है। आप क्या करें, ताश के पत्तों को हवा में उछाल दें, टॉस करते हैं। जब आप इनको हवा में उछालेंगे, टॉस करेंगे, और फिर दोबारा इनको क्या करेंगे, कलेक्ट करके रीस्टैक करेंगे, दोबारा इनको एक ऑर्डर मतलब एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा होगी कि इनके दरमियान वो जिस ऑर्डर में ये पहले थे वो ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये रैंडमली जो है अरेंज होंगे, इनके अंदर जो है रैंडमनेस होगी या डिसऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इससे ये पता चलता है,
اور یاد رکھیے یہ جو دا وے، یہ جو ویز ہیں یا جو راستے ہیں یا جو پروبیبلٹی ہے یا جو چانسز ہے کہ ان آرڈر ٹو دی چانسز اور دا پروبیبلٹیز ٹو ہیو دا ڈس آرگنائزڈ کارڈس، مطلب ڈس آرگنائزڈ کارڈس کی جو پروبیبلٹی ہے یا اس کے چانسز میگزیمم ہوں گے، they will be maximum as compared to the chance that they are ordered, that they are in order form. اگر اس کا موازنہ آپ اس probability یا ان chances کے ساتھ کریں جس میں یہ order form میں ہوگی، کیونکہ order form میں جب ہم اس کو لائیں گے there is only one way for them to be ordered. ان کو order میں لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو یہ ہے جو آپ کو نیچے بتایا گیا ہے، لیکن ان کو ڈس آرڈر میں لانے کے کئی طریقے ہیں. there are many methods, there are many ways, there are many probabilities, there are many chances for them to be disordered. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈس آرڈرنس کے بہت سے ویز ہیں اور آرڈرنس کا صرف ایک ہی وے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دی پروسیس دیٹ برنگز اباؤٹ ڈس آرڈرنس از مور لائکلی ٹو اکر دین دا پروسیس دیٹ برنگز اباؤٹ آرڈر. تو مطلب یہ کہ آرڈر ڈس آرڈرنس کے ہونے کی جو چانسز ہیں وہ آرڈرنس کے ہونے کے چانسز سے بہت زیادہ ہے یا میکسیمم ہے. تو اسی طریقے سے یہی جو لا آف چانس ہے، same law of chance that applies to any physical or chemical process. کسی بھی physical chemical process پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی chemical یا physical process جو ڈس جس میں ڈس آرڈرنس ہو، جو ڈس آرڈرنس لیڈ کرتا ہو یا جو that brings about disorderness will be more likely to occur as compared to the process that brings about order. مطلب یہ کہ برف کا پگھلنا جو ہے یہ ڈس آرڈرنس اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، یہ نیچرل پروسیس ہے. تو مطلب ایک اسپونٹینیس پروسیس جو ہے اس کی وجہ سے رینڈمنس انکریز ہوتی ہے، اور جب رینڈمنس بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے اسپونٹینیس چینج جو ہے وہ انیویٹیبل ہو جاتی ہے. مطلب اسپونٹینیس پروسیس از انیویٹیبل، اور ڈس آرڈرنس جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو اسپونٹینٹی آف دا سسٹم. گریٹر دا ڈس آرڈرنس گریٹر ول بی دا اسپونٹینٹی. ٹھیک ہے. اب مزید دیکھ لیجیے کہ آپ انٹروپی کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. انٹروپی تمام ڈسکشن سے ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ انٹروپی وہ تھرمو ڈائنامک اسٹیٹ فنکشن ہے. اٹ ڈیپینڈز اپون دا انیشیل اینڈ فائنل اسٹیٹس آف دا سسٹم، ناٹ آن دا پاتھ فالوڈ بائی دا سسٹم. یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو پروف کریں گے کہ کیسے اسٹیٹ فنکشن ہے. وہ اسٹیٹ فنکشن ہے جو کہ کسی بھی سسٹم میں مالیکیولس کی ڈس آرڈرنس کو میئر کرتا ہے کہ اس سسٹم میں مالیکیولس کتنے ڈس آرڈرڈ فارم میں ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ گیس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو گیس کے ایکسپینشن سے مالیکیولس کے اندر ڈس آرڈرنس انکریز ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کی انٹروپی انکریز ہوتی ہے. اور جب آپ گیس کو کمپریس کرتے ہیں تو مالیکیولس کے درمیان آرڈر آتا ہے. دے آر آرڈرڈ، دے کم کلوز ٹو ون اندر. اور مطلب ایٹ دا پوائنٹ آف لیکویفیکشن جب وہ گیس آپ کمپریس کرتے ہیں وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں مزید آرڈر آتا ہے. اور پھر جب لیکوڈ کو مزید آپ کمپریس کرتے ہیں وہ سالڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس میں مزید آرڈر آتا ہے. اس طریقے سے انٹروپی ڈیکریز ہوتی ہے. So entropy is the change in entropy is represented by delta S, or absolute entropy is represented by S, capital S. ٹھیک ہے. ڈیلٹا ایس جو ہے چینج ان انٹروپی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اینڈ ڈیلٹا ایس از ایس فائنل مائنس ایس انیشیل، دیٹ از فائنل انٹروپی مائنس انیشیل انٹروپی. اگر فائنل انٹروپی جو انیشیل انٹروپی سے گریٹر ہے تو ڈیلٹا ایس پازیٹیو ہے، اور اگر فائنل انٹروپی انیشیل انٹروپی سے لیس ہے تو ڈیلٹا ایس نیگیٹو ہے. اٹ مینس دیٹ تو فائنل انٹروپی جب زیادہ ہوگی انیشیل انٹروپی سے تو یہ پروسیس اسپونٹینیس پروسیس ہوگا. اور مطلب اینی اسپونٹینیس پروسیس از accompanied by increase in the delta S, and non-spontaneous process is accompanied by a decrease in the delta S. ٹھیک ہے. تو process accompanied by increase of entropy is always a spontaneous process. یہ spontaneous process ہوتا ہے جس میں entropy increase ہوتی ہے، delta S کی ویلیو positive ہوتی ہے. لیٹ اس کنسیڈر آپ کے پاس دو مالیکولر اسٹیٹس ہیں جن کی جو ایگزام آپ کو بتایا گیا ہے آگے ڈائگرام میں. یہ دو مالیکولر اسٹیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ دو مالیکولر اسٹیٹس ہیں. ان دو مالیکولر اسٹیٹس میں سپوز کریں آپ کے پاس جو اے اسٹیٹ ہے اس میں جو ہے آرڈر جو ہے زیادہ ہے، اور بی اسٹیٹ جو ہے اس میں ڈس آرڈرنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے، جیسے کہ تین جو اوپر جو ساری ڈسکشن ہم نے کی ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بائی ڈیفینیشن انٹروپی آف اے جو ہے وہ لو ہے اور انٹروپی آف بی ہائی ہے، کیونکہ اے میں آرڈر لیس ہے، بی میں آرڈر زیادہ ہے. بی میں ڈس آرڈرنس ہے اور اے میں آرڈر ہے، جس وجہ سے جو اے کی انٹروپی ہے وہ کم ہے، بی کی انٹروپی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب اے سے بی کی طرف جائیں گے تو انٹروپی انکریز ہوگی. دوسرا کہ لا آف چانس کے مطابق پروبیبلٹی جو ہے اے کی وہ لیس ہے اور پروبیبلٹی آف بی جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ تو آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جتنا آرڈر ڈس آرڈرنس زیادہ ہوگی اتنی آپ کے پاس پروبیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. پروبیبلٹی آف ڈس آرڈرنس از گریٹر دین دا پروبیبلٹی آف آرڈرنس. ٹھیک ہے. سو
therefore the change from A to B will be spontaneous. A से B की तरफ चेंज जब हम करेंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है कि जब आप मतलब देयर आर मोर चांसेस फॉर द सिस्टम to in order to have the system that is in disordered form as compared to the system that is in ordered form. सो इन दो डेफिनेशन से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ए से बी की तरफ जब आप जाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज कंपाउंडेड बाय इंक्रीज इन द एंट्रोपी एंड इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इट मीन्स दैट एनी प्रोसेस that is spontaneous is accompanied by change in the entropy, and that change in the entropy is always positive. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू तमाम डिस्कशन से हम जो है फाइनल डिस्कशन की तरफ आते हैं. फाइनल डिस्कशन इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो हमारा मेन टारगेट था वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, कि तमाम डिस्कशन जो हमने की तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ हम आते हैं. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, whenever the spontaneous process occurs or take place, it is always accompanied by increase in the total entropy of the universe. कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी वो इंक्रीज होती है, उसमें बिगाड़ जो है वो इंक्रीज होता है. और हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स इज ई सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स. सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जब भी कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हो और स्पॉन्टेनियस हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी इंक्रीज होगी और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से डेल्टा एस यूनिवर्स की जो वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. किसी भी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो होती है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, वो क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. लेकिन जब आप इरिवर्सिबल, चूंकि हम यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस का जिक्र किया, जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, दैट कैन बी रिवर्स, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इक्वल होते हैं. जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो होता है किसी भी सिस्टम का, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है. इसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज होती है फॉर यूनिवर्स, और किस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो जीरो होती है. इसका मैथमेटिकल प्रूफ इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो इससे ये चीज़ सामने आती है कि जब, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर मुसलसल बिगाड़ पैदा हो रहा है और यूनिवर्सल में मुसलसल एक्सपेंशन हो रही है, यूनिवर्स जो है, कायनात जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब है उसके अंदर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और रिवर्सिबल है. तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है, इस वजह से यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है. तो हम एक कंसाइज डेफिनेशन की तरफ आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो अख्तिताम पजीर हो जाता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम्स जो है उनके लिए हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है. तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.